हाँ जी, अब मेरी वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी अब ठीक है बिल्कुल? मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोगों तक? प्लीज़ मुझे बताएं, फिर हम आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच अंकित। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लास्ट क्लास में मुझे सबसे पहले बता दीजिए, मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में आई थिंक हमने फिनिश किया था और द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। एम आई राइट? ओके पिंटू कुमार, थैंक यू। लास्ट टॉपिक 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह तक हुआ था, हमने पढ़ा था द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर चुके थे और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे थे, हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे मॉडर्न इंडिया के। पहला डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन, और उसके बाद हमने कवर किया था द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अगला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब हम बात करेंगे उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में, उन यूरोपियंस के बारे में जो मेडिवल इंडिया के टाइम पर ही या दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पर जिन्होंने भारत में आना शुरू किया था। हम सब जानते हैं भारत में कुछ यूरोपियंस आए थे, कुछ यूरोपियन कंपनीज आई थी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। और हम सब जानते हैं यूरोपियंस का भारत में आने का दो ही पर्पस थे, उनके दो ही उद्देश्य थे। सबसे पहला फॉर ट्रेड, भारत में व्यापार करना, और दूसरा टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। और अगर हम यूरोपियंस की बात करें तो यूरोपियंस में भारत में आने वाले सबसे पहले लोग थे पोर्चुगीज। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में। यूरोपियंस में भारत में सबसे पहले आगमन हुआ पोर्चुगीज का या पुर्तगालियों का। ऑन 17th May 1498, Vasco da Gama was first European who arrived in India. 17 मई 1498 को भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन या सबसे पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा। ये जो वास्को डिगामा था, ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपना पानी का जहाज लेकर भारत के लिए निकला था और ये भारत में पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर, जो कहां पर था? केरला में, जो केरल में है। अब कालीकट का नाम चेंज हो चुका है, प्रेजेंटली कालीकट इज नोन एज कोझिकोड। अब इसे कोझिकोड कहा जाता है। ये अपना शिप लेकर आया था, पानी का जहाज लेकर। इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। और 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा 17 मई 1498 को, जिस समय कालीकट के ही एक लोकल रूलर ने इसका स्वागत किया, जिसका नाम था जमोरिन। He was welcomed by a local ruler named जमोरिन। और जिस साल वास्को डिगामा भारत आया, जिस साल 1498 में वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ, उसी साल 1498 में स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की। या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। 1498 में ही स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक साल तक वास्को डिगामा भारत में रहा, लेकिन अगले साल 1499 में
ये भारत से वापस यूरोप या वापस पुर्तगाल लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं। वास्को डिगामा अपने साथ भारत से लेकर गया ब्लैक पेपर या काली मिर्च। और जब इसने ये काली मिर्च जाकर यूरोप में बेची या पुर्तगाल में बेची, ही गॉट 60 टाइम्स प्रॉफिट। इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। और ये काली मिर्च यूरोप में बिकी 60 टाइम्स प्रॉफिट पर या 60 गुना मुनाफे पर। इसीलिए वास्को डिगामा को रियलाइज हुआ कि इंडिया ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से या व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्लेस है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसीलिए इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए और भारत में व्यापार करने की शुरुआत करनी चाहिए। हम सारी की सारी कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वास्को डिगामा से पहले 1494 में कोलंबस नाम का एक नाविक, कोलंबस नाम का एक यात्री स्पेन की राजधानी मैड्रिड से भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसका शिप डायरेक्शन भटक गया था और वो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज। और जब वो वेस्ट इंडीज पहुंचा तो उसी को उसने वेस्ट इंडिया कहा था या पश्चिमी भारत कहा था। और कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी, ये हम सब जानते हैं। और उसी के बाद जब वास्को डिगामा भारत आया और इसने भारत की खोज की या भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की, तो क्योंकि वेस्ट इंडीज कहां पर है, वेस्ट में, और इंडिया वहां से कहां पर है, ईस्ट में, इसीलिए हमारे देश को ईस्ट इंडिया कहा जाता था और वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडिया कहा जाता था। जो कंपनीज वहां पर ओपन होती थी वो वेस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी, और जो हमारे देश में हुआ करती थी वो कहलाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम यूरोपियंस के अनुसार किस डायरेक्शन में बसे हुए हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में बसे हुए हैं। वास्को डिगामा को रियलाइज हुआ कि व्यापारिक दृष्टि से इंडिया एक फेवरेबल जगह है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट जगह है। इसीलिए वास्को डिगामा भारत दोबारा वापस आया 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत वापस आया, ये दोबारा से भारत आया 1502 में। और इसी के अगले साल इन 1503 पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचिन में स्थापित की और भारत में इन्होंने स्पाइसेस का या मसालों का ही व्यापार करना शुरू किया, क्योंकि हमारा देश आज भी किसके लिए फेमस है, फॉर स्पाइसेस एंड जूट। जूट के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है भारत। इसके बाद 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला गवर्नर था, सबसे पहला राज्यपाल था, ये 1505 से 1509 तक पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर रहा। और जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया तो उस समय पूरे के पूरे अरब सागर पर, पूरे के पूरे अरेबियन सी पर अधिकार हुआ करता था अरेबियंस का या अरबों का। और अरेबियन सी में उस समय व्यापार किया करते थे अरब या अरेबियंस। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चाहता था कि किसी तरीके से पुर्तगाली अरब सागर पर अटैक करें और अरेबियंस के सारे व्यापार पर अधिकार कर लें। इसीलिए अल्मीडा अटैक्ड ऑन अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इसीलिए अल्मीडा ने अरबों पर आक्रमण करके उनके के सारे व्यापार पर अधिकार किया। और इसी अधिग्रहण को, इसी एक्विजिशन को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा या अल्मीडा की नीली जल नीति। भारत आकर अरेबियंस पर अटैक करना और उनके व्यापार पर अधिकार करना ही कहलाता है अल्मीडा की नीली जल नीति और द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही भारत में पोर्चुगीज एम्पायर को या पुर्तगाली साम्राज्य को नाम दिया एस्टांडो दी इंडिया।
भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को या पोर्चुगीज एम्पायर को ही क्या कहा जाता था? एस्तांदो दी इंडिया, जो नाम दिया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। तो इस तरीके से भारत में व्यापार शुरू हुआ पुर्तगालियों का। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाल वापस लौटा और इसके स्थान पर पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क। पंद्रह सौ नौ से लेकर 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर रहा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ। हम सब जानते हैं भारत में मैंगोज की आम की बेस्ट वैरायटी ही अल्फांसो कहलाती है, क्योंकि इसी आदमी ने भारत में अल्फांसो आमों की खेती शुरू की थी, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में होती है। ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है पोर्चुगीज एम्पायर का। इन 1509 he made कोचिन his capital, इसने कोचिन को अपनी राजधानी बनाया था। In 1510 he attacked on आदिल शाह of बीजापुर। 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण किया एंड ही गॉट गोवा फ्रॉम हिम, और उसी से इसने गोवा प्राप्त किया। अभी तक जो गोवा था वो बीजापुर के शासक आदिल शाह के कब्जे में था, लेकिन 1510 में जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अटैक किया आदिल शाह पर, बीजापुर के आदिल शाह पर, तो आदिल शाह से ही उसे गोवा प्राप्त हुआ। और अब गोवा किसका पार्ट था? पोर्चुगीज का या पुर्तगालियों के अधिकार में था। इन 1515 अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज डाइड इन इंडिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में हुई 1515 ईस्वी में, और इसके बाद पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर लंबे समय के बाद बनाकर भेजा गया 1529 से लेकर 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डिकोना। 1529 से लेकर 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डिकोना। और इसी नीनो डिकोना ने एक महत्वपूर्ण काम किया, एक इंपॉर्टेंट काम किया। इन 1530 he shifted his capital from कोचिन टू गोवा। इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया, और अब पुर्तगालियों की नई राजधानी बन चुकी थी गोवा 1530 में। और हम सब जानते हैं भारत में आखिरी समय तक पुर्तगाली रहे ही कहां पर? गोवा में और दमन और दीव में। गोवा और दमन और दीव ये दो ऐसी जगहें हुआ करती थी जहां पर भारत में पुर्तगाली आखिरी समय तक रहे थे। ध्यान रखेंगे 1961 तक पुर्तगाली भारत में ही रहे थे। 1961 तक दो जगहों पर, गोवा में और दमन और दीव में, ये दो जगहें थी जिन्हें खाली करवाया गया था पुर्तगालियों से 1961 में। और गोवा और दमन दीव दोनों को ही क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन
1987 में 1987 में भारत का 25वां राज्य 25th स्टेट ही किसको बना दिया गया? गोवा को बना दिया गया। और हम सब जानते हैं गोवा एक स्पेशल स्टेट है। गोवा को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है एज पर आर्टिकल 371 आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 आई के तहत गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। गोवा इज अ स्पेशल स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए, जो पुर्तगालियों का कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए। जैसे पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए आलू। भारत में आलू की खेती शुरू करने वाले ही कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए टोबैको या तंबाकू। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए रेड चिली या लाल मिर्च। पुर्तगालियों ने ही भारत में शुरू किया शिप बिल्डिंग या जहाज निर्माण। पुर्तगालियों ने ही पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च। जो चर्च बनते थे भारत में कैथोलिक मॉडल में या कैथोलिक डिजाइन में, वो डिजाइन भी भारत में लेकर आने वाले पुर्तगाली थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पुर्तगालियों के लिए जो भारत में रहा वो था प्रिंटिंग प्रेस। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और ध्यान रखेंगे भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस या फर्स्ट प्रेस ऑफ इंडिया was established in 1556 in गोवा। भारत की सबसे पहली प्रेस 1556 में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में। ये वो कंट्रीब्यूशन है, ये वो चीजें हैं जो पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए डच। और हम सब जानते हैं पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के ही लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। इन 1596 कार्नेलियस हाउटमैन was first Dutch who arrived in India। 1596 में भारत आने वाला सबसे पहला डच था कार्नेलियस हाउटमैन। डचेस आए 1596 में थे भारत, लेकिन इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की 1602 में। 1602 में स्थापना हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। In 1605 Dutches established their first factory in Muslipattnam।
1605 ईस्वी में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। फर्स्ट फोर्ट, पुर्तगालियों का जो फर्स्ट फोर्ट था वो कोचिन में ही स्थापित किया गया था। इनिशियली कोचिन यूज्ड टू बी देयर capital, but later on they shifted their capital to from Cochin to Goa। 1605 में डचेस ने सबसे पहले मुसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की एंड दे हैड डचेस हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। डचों के पास भारत में दो उद्योग थे। डचेस हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में डचों के पास दो उद्योग थे। सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहला था सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा था इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। डचेस भारत में मेनली दो चीजों का व्यापार किया करते थे, एक तो सूती वस्त्र का और दूसरा नील का। इन दोनों का व्यापार डचेस ने भारत में किया था। मुसलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ करता था मुसलीपट्टनम, जहां पर इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन इन्हीं के कंटेम्प्रेरी भारत में, इन्हीं के समकालीन भारत में व्यापार कर रहे थे ब्रिटिशर्स और अंग्रेज। ये चाहते थे कि किसी तरीके से वो डचेस के इन दोनों उद्योगों पर क्या कर लें, अधिकार कर लें। इसीलिए अंग्रेजों ने डचेस पर अटैक किया और 1759 में एक फेमस बैटल लड़ा गया विच इज नोन एज बैटल ऑफ बेदरा, जिसको बेदरा का युद्ध कहा जाता है, जो लड़ा गया बिटवीन डचेस एंड द ब्रिटिशर्स। और इसी बैटल में ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड डचेस रिटर्न्ड टू नीदरलैंड्स। और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर उनके सारे के सारे व्यापार पर अधिग्रहण किया, एक्विजिशन किया, और उसके बाद डच हमेशा के लिए भारत से वापस नीदरलैंड लौट गए। लेकिन डचेस ने भारत में अपने टाइम पर गोल्डन कॉइन्स भी चलवाए थे, कुछ स्वर्ण सिक्के भी चलवाए थे, और इन सिक्कों को कहा जाता था पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के। पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के। 1759 में बेदरा के युद्ध में डचेस अंग्रेजों से हारे और उसके बाद नीदरलैंड वापस लौट गए। डचेस के बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। इसके बाद भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था अकबर के शासनकाल में इन 1599। जॉन मिल्डे नाहल was first Britisher who arrived in India। 1599 में भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, सबसे पहला ब्रिटिशर था जॉन मिल्डे नाहल। जिस समय भारत का मुगल एम्परर हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के शासनकाल में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था और इस समय ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी
महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम। भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डेनाहाल, और अकबर के दरबार में विजिट करने वाला सबसे पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। बाकी यूरोपियंस के आगमन से कुछ अलग था अंग्रेजों का भारत में आगमन, क्योंकि बाकी सारे के सारे यूरोपियंस बाय सी रूट पैगोडा कॉइन्स गोल्डन कॉइन्स हुआ करते थे जो डचेस ने अपने टाइम पर चलवाए थे। और फर्स्ट फैक्ट्री, पोर्चुगीज की फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में स्थापित हुई थी, वो कोचिन में लगी थी केरला में। अकबर के दरबार में विजिट करने के लिए जो सबसे पहला अंग्रेज आया उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये दोनों लोग ब्रिटेन वापस लौटे और ब्रिटेन जाकर इन्होंने एक मर्चेंट्स का ग्रुप बनाया या ट्रेडर्स का ग्रुप बनाया, और इस ट्रेडर्स ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। भारत में व्यापार करने के लिए जो दल आया था, जो ग्रुप आया था, उस सबसे पहले ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। इसी मर्चेंट एडवेंचर्स ने महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट से भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी, और इनिशियली एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने इन्हें भारत में 15 साल तक 15 इयर्स तक व्यापार करने की परमिशन दी, और ये परमिट लेटर साइन किया 31 दिसंबर सन 1600 को, जब स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसकी स्थापना हुई कहां पर? लंदन में। On 31st of December 1600, British East India Company was established in London. अभी तक दोनों के दोनों अंग्रेज, या जितने भी अंग्रेज अभी तक भारत में आए थे, वो सारे के सारे बाय रोड आए थे, वो थल मार्ग से आए थे, सिंध के रास्ते से आए थे। लेकिन समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया, क्योंकि उस समय यहाँ पर मुगल एम्परर हुआ करता था जहांगीर। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1608 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था और आगरा फोर्ट में, आगरा के किले में जाकर मिला था जहांगीर से। ये ब्रिटिश क्राउन है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है जो ब्रिटेन का ताज था, जो ब्रिटेन का क्राउन था, वो उस समय किसके पास था? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास। 1600 में ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। 1608 में समुद्री मार्ग से कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया, और कैप्टन विलियम हॉकिंस रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया था क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस पर्शियन जानता था, ये फारसी भाषा जानता था, और मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्या हुआ करती थी? पर्शियन, फारसी। इसीलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से पर्शियन में बात की, और जहांगीर ने खुश होकर कैप्टन विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी। जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ कैप्टन खान। जहांगीर ने ही कैप्टन विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी। इंडिया में एंट्री करने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डेनाहाल, लेकिन इंडिया में आकर आगरा में अकबर के कोर्ट को विजिट करने वाला सबसे पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज है, और ये भारत में आकर अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज है।
मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को इनिशियली फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी मुसलीपट्टनम में, इसीलिए अंग्रेजों की पहली टेम्परेरी फैक्ट्री या अस्थाई फैक्ट्री 1611 में स्थापित हुई मुसलीपट्टनम में। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री या पहली स्थायी फैक्ट्री इन सूरत। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री परमानेंट फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1613 ईस्वी में। नहीं आदित्य, मैंने कहा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। 1498 में दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी हुआ करता था, इब्राहिम लोदी नहीं। इब्राहिम लोदी का टेन्योर 1517 से 1526 तक का है, और सिकंदर लोदी हमने पढ़ा था 1489 से लेकर 1517 तक। कहने का मतलब सिकंदर लोदी के शासनकाल में वास्को डिगामा भारत आया था। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, और इसके बाद जहांगीर के ही दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में आया, जिसका नाम था सर थॉमस रो, जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था ब्रिटेन के राजा का, जो उस समय हुआ करता था किंग जेम्स फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन का राजा हुआ करता था किंग जेम्स प्रथम, और उसी का प्रतिनिधि बनकर आया था सर थॉमस रो। तो भारत में अंग्रेजों का व्यापार शुरू हुआ 1613 ईस्वी में। सूरत में ही पहली फैक्ट्री लगाकर अंग्रेजों ने भारत में ट्रेड स्टार्ट किया। In 1662, British Prince Charles got married to Portuguese Princess Catherine Braganza। 1662 में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया, और पुर्तगालियों से ही चार्ल्स को दहेज में प्राप्त हुआ बॉम्बे, एंड ही गॉट बॉम्बे इन डाउरी, और इसे दहेज में बंबई प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि प्रिंस चार्ल्स को बंबई का कोई काम नहीं था, इसीलिए प्रिंस चार्ल्स ने 1668 में इन 1668 चार्ल्स गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी In 1668, Charles gave Bombay to East India Company on a rent of £10 per year। 1668 में चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दिया, और यही बंबई प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी अंग्रेजों की, जहां से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुगल बादशाह मुगल एम्परर फरुखशियर ने 1717 में
अंग्रेजों को एक परमिट दिया जिसको हमने क्या कहा था, गोल्डन ऑर्डिनेंस। लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, तो मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया था, एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था, विच वॉज बेसिकली अ टैक्स फ्री ट्रेड परमिट इन बंगाल, जो अंग्रेजों के लिए बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार था। और यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री तो सूरत में लगाई, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जाकर अधिकार किस पर किया, बंगाल पर, क्योंकि कर मुक्त व्यापार करने या टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन अंग्रेजों को मिली ही कहां पर थी, बंगाल में। ये था अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके बाद भारत में आगमन हुआ डैनिश लोगों का या डैन लोगों का। पीपल फ्रॉम डेनमार्क आर नोन एज डैनिश। इसके बाद भारत में डैनिश लोग आए या डैन लोग आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और डैन लोगों ने या डैनिश लोगों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित की। They established their first factory in 1620 in Tranquebar, which was in Kerala. Danish established their first factory in Tranquebar, केरल। इन्होंने भी केरल के त्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और क्योंकि डैनिश लोगों की दो ही फैक्ट्री भारत में हुआ करती थी, इसीलिए दोनों याद रखेंगे। They established their second factory in Serampur, Bengal। इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सेरामपुर में स्थापित की। They had two trades in India. They had two trades in India. भारत में इनके पास दो व्यापार थे। पहला ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार, और दूसरा हुआ करता था ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। डैनिश लोगों ने भारत में आकर अपनी दो फैक्ट्री स्थापित की, और मेनली इन्होंने दो व्यापार भारत में किए। एक चाय का व्यापार था और एक चीन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात किया करते थे डैनिश लोग। लंबे समय तक भारत में व्यापार करते रहे, लेकिन खुद ही अपनी मर्जी से 19th सेंचुरी में 1845 के आसपास अपनी मर्जी से ही इन्होंने अपना व्यापार अंग्रेजों को बेचा, और अपने व्यापार को अंग्रेजों को बेचकर ये खुद ही भारत से वापस लौट गए। कहने का मतलब यहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ, ये खुद अपनी मर्जी से भारत से वापस चले गए थे। इसके बाद आखिरी में यूरोपियंस में भारत में आगमन हुआ फ्रेंच लोगों का। इसके बाद भारत में आए फ्रेंच या फ्रांसीसी। In 1664, Colbert was first
फ्रेंच हु अराइव्ड इन इंडिया, भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी, प्रथम फ्रेंच कॉल्बर्ट नाम का व्यक्ति था, जो कि मिनिस्टर हुआ करता था, जो कि मिनिस्टर हुआ करता था फ्रांस के ही राजा का, जिसका नाम था किंग लुई 14th। जब जिस समय भारत में सबसे पहला फ्रांसीसी आया था, उस समय फ्रांस का राजा, उस समय 1845 में डैनिश लोगों ने अपना व्यापार भारत से, है ना, बेच दिया था अंग्रेजों को, लेकिन पूरी तरीके से 1862 में इनका कुछ व्यापार बचा था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे, वो उन्होंने पूर्ण रूप से 1862 में बेचा था अंग्रेजों को। तो शायद नोट्स में 1862 उसी के बारे में लिखा होगा। किंग लुई 14th उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था, और इसी ने अपने एक मंत्री कॉलबर्ट को भारत भेजा था, जो भारत आने वाला सबसे पहला फ्रांसीसी था। और 1664 में ही भारत में स्थापना हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, और इन 1668 फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। और अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की। इन 1672 फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, in 1672 French governor Francis Martin attacked on शेर खान लोदी। 1672 में जो फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, इसने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया, एंड ही गॉट पुर्दुचेरी विलेज फ्रॉम हिम, और उसी से इसे पुर्दुचेरी गांव प्राप्त हुआ। और हम सब जानते हैं आगे चलकर यही पुर्दुचेरी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पुर्तगालियों की राजधानी बना दी गई, और यहीं से मेनली व्यापार किया फ्रांसीसियों ने भारत में। यही पुडुचेरी आगे चलकर बना पौंडीचेरी, और यही अब वर्तमान में पुडुचेरी कहलाता है। ये थे भारत में यूरोपियंस के आगमन, जो हमने सीक्वेंस में पढ़े। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डचेस, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद डैनिश लोग या डैन लोग, और फिर लास्ट में भारत में आए फ्रेंच लोग या फ्रांसीसी लोग। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, एनर्जी लेवल आप लोगों को कम लग रहा होगा, तो आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आज क्लास कैंसिल कराने के पूरे पूरे चांसेस थे, बट आई थॉट कि लंबे समय से क्लास नहीं हुई है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए थे, इसीलिए मेरे को क्लास लेने के लिए आना पड़ा। तो थोड़ा सा आज आराम आराम से ही पढ़ेंगे, थोड़ा एनर्जी लेवल कम रहेगा, बट इट्स ओके। अगली क्लास में दोबारा से, है ना, एनर्जी लेकर वापस। चलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दोबारा।
वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पढ़ा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जिसमें हमने जाना उन यूरोपियंस के बारे में, उन यूरोपियन कंपनीज के बारे में जो भारत में आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन हम सब जानते हैं इन सारी की सारी कंपनीज में और इन सारे के सारे यूरोपियंस में सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में लगाई अंग्रेजों ने, लेकिन सबसे पहले जाकर अधिकार कहां पर किया? बंगाल पर। लेकिन वो बंगाल पर अधिकार कैसे किया, उसी के बारे में अब हम जानेंगे। और कहानी शुरू ही कहां से करेंगे? बंगाल से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्परर फरुखशियर के ही शासनकाल से भारत में कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इवोल्यूशन हुआ था, जिसमें भारत का सबसे अमीर और संपन्न राज्य ही क्या हुआ करता था? बंगाल। इसीलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले बंगाल की। इनिशियली बंगाल एक सूबा या एक प्रांत हुआ करता था, एक प्रोविंस हुआ करता था मुगलों का, और मुगलों के ही अधीन आया करता था बंगाल, जो भारत का सबसे अमीर और सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। 1700 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उस समय बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी ढाका। दैट टाइम द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। मुर्शीद कुली खान ने अपने ही नाम से बंगाल में एक शहर बसाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, और इसी आदमी ने अपनी राजधानी को ढाका से शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद। लेकिन जब भारत का मुगल बादशाह फरुखशियर बना, तो इसी मुर्शीद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया बंगाल का। अभी तक तो ये बंगाल का सूबेदार कहलाता था, बट नाउ ही बिकेम फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और मुगलों से खुद को स्वतंत्र करके, मुगलों से खुद को अलग करके मुर्शीद कुली खान ही बंगाल का सबसे पहला नवाब बना। बंगाल का प्रथम नवाब हुआ मुर्शीद कुली खान, जो 1713 से लेकर 1727 तक बंगाल का पहला नवाब रहा। मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का अगला नवाब बना शुजाउद्दीन, जो बंगाल का नवाब रहा 1727 से लेकर 1739 तक। और शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का अगला नवाब बना सरफराज खान। और जब सरफराज खान बंगाल का नवाब बना, तो इसे बंगाल का नवाब बने केवल 1 साल ही हुआ था कि सरफराज खान का ही एक सेनापति, इसका एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जो इसका कजन भी था, जिसका नाम था अली वर्दी खान। इसी के कजन ने, इसी के सेनापति ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, इसके खिलाफ बगावत की, और इसी पर 1740 में अटैक कर दिया। और 1740 में एक फेमस बैटल लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ घेरिया या घेरिया का युद्ध। ये लड़ा गया सरफराज खान और इसी के सेनापति के बीच, जिसका नाम था अली वर्दी खान। In this battle, Ali Vardi Khan defeated Sarfaraz Khan and he himself became the next Nawab of Bengal. इस युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित किया और ये खुद बंगाल का अगला नवाब बना।
बंगाल का अगला नवाब हुआ अली वर्दी खान, 1740 से लेकर 1756 तक। और यही अली वर्दी खान वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ पाया था, क्योंकि एक तरफ जहां पर बंगाल के नवाब इंडिपेंडेंट हो गए थे मुगलों से, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ही अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ा बढ़ा कर अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे। अली वर्दी खान ही वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के मंसूबों को समझ पाया था। इसने कहा, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज। अगर आप इनको पालेंगे, अगर आप इनको फेवर करेंगे तो ये दुनिया भर का शहद देंगे, दुनिया भर का फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो इनका नेचर बिल्कुल मधुमक्खी जैसा है। ये मधुमक्खियों की ही तरह आपको काटेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा नेचर है अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का। लेकिन सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल थी। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खान बंगाल का नवाब रहा, लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ी जब 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। 1756 में बंगाल का अगला नवाब बना सिराजुद्दौला, एक साल के लिए 1756 से लेकर 1757 तक। और यही सिराजुद्दौला वो पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्यवाही की थी, अंग्रेजों के खिलाफ कोई निर्णय लिया था। इसने एक इतिहास में प्रसिद्ध घटना घटित करवाई। 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में एक इतिहास की प्रसिद्ध घटना घटित हुई, जिसे कहा जाता है कालकोठरी की घटना। जिसे कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इस कालकोठरी की घटना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या काम किया? ही अरेस्टेड 146 ब्रिटिशर्स। इसने 146 अंग्रेजों को पकड़ा और सारे के सारे अंग्रेजों को एक कालकोठरी में बंद कर दिया, एक डार्क रूम में बंद कर दिया, जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं था, ना ही उसमें कोई लाइट थी, रोशनी थी, और घुटनों घुटनों तक पानी भी भरा था। ऐसी कंडीशन में इसने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और 2 दिन तक इस कालकोठरी को बंद रखा गया। और जब 2 दिन के बाद ये कालकोठरी खोली गई तो इसमें से 123 अंग्रेजों की डेथ हो चुकी थी और जीवित बचे थे सिर्फ 23 लोग। और इन्हीं 23 लोगों में से जीवित बचने वाला एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल। और यही विलियम हॉलवेल वो व्यक्ति था जिसने इस कालकोठरी की घटना को लिखा था, जिसने ये लिखकर बताया था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 123 अंग्रेजों की हत्या करवाई। धीरे धीरे ये बात ब्रिटेन तक पहुंची और जब ब्रिटेन में ये बात पता चली तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अभी तक तो हम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से केवल क्या चला रहे थे? व्यापार चला रहे थे। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल में प्रशासन भी शुरू करेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी शुरू करेंगे और अपना ही एक एडमिनिस्ट्रेटर को हम अपॉइंट करके बंगाल भेजेंगे जो कहलाएगा बंगाल का गवर्नर। इसीलिए 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को। 1757 में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया और आते ही बंगाल में इसने सबसे ही पहला काम क्या किया? सिराजुद्दौला पर अटैक, जिसके फलस्वरूप 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध
जो हुआ रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक फेमस बैटल लड़ा गया विच इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। इसे इतिहास का सबसे छोटा बैटल माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ 1.5 घंटे तक चला था और 1.5 घंटे में ही रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की को पराजित करके उसकी हत्या करवा दी थी। और इसकी सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण था सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति जिसका नाम हुआ करता था मीर जाफर, और सिराजुद्दौला का ही एक मिनिस्टर, एक मंत्री जिसका नाम था राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर हुआ करता था और एक मंत्री जिसका नाम था राय दुर्लभ। ये दोनों के दोनों लोग सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे बैटल ऑफ प्लासी में, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ युद्ध, ये दोनों के दोनों जाकर मिल गए रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। केवल 1.5 घंटे तक ये युद्ध चला जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। और सिराजुद्दौला की हार का दूसरा कारण था कि रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के सैनिक हाथों में तलवारें लेकर लड़ रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव के सैनिकों के हाथों में राइफल्स थी या बंदूकें थी। इसीलिए केवल 1.5 घंटे तक ही चले युद्ध में हारा बुरी तरीके से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई और बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया मीर जाफर को, जिसने अंग्रेजों की मदद की थी। बंगाल का अगला नवाब बना मीर जाफर। 1757 से लेकर 1760 तक। और जब तक मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा, ये खिदमतदार बनकर रहा अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों का ही हितैषी बनकर रहा। लेकिन इसके बाद 1760 में बंगाल का अगला नवाब बना मीर कासिम। मीर जाफर तो अंग्रेजों का खिदमतदार था, लेकिन मीर कासिम नहीं। और मीर कासिम ये चाहता था कि एक बार हम सारे के सारे रूलर्स मिलकर आपसी रंजिशों को भुलाएं और एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ें, जिसके तहत अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाए जाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मीर कासिम ने दो संदेश भेजे, एक मुगल बादशाह को जो समय शाह आलम सेकंड हुआ करता था, और दूसरा संदेश अवध के नवाब को भेजा गया जो उस समय हुआ करता था सुजाउद्दौला। और इन्हीं दोनों को संदेश भिजवाकर मीर कासिम ने एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ कोशिश की, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को मीर कासिम की स्ट्रेटेजी का पता चल गया, इसीलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर दोबारा से बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। लेकिन 1764 में एक और फेमस बैटल लड़ा गया विच इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, जो कहलाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में हमारी तरफ से लड़ने वाले थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मीर कासिम फ्रॉम बंगाल एंड सुजाउद्दौला फ्रॉम अवध। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सेनानायक, अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था हेक्टर मुनरो। हमारे 3 लोगों का ट्रिपल अलायंस आर्मी भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाया और एक बार फिर से बैटल ऑफ बक्सर में बुरी तरीके से हार हुई शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की। बैटल ऑफ बक्सर में हार के बाद
अगले ही साल 1765 में एक संधि हुई जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि जो हुई रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच। और इसी संधि के तहत ये डिसाइड किया गया कि अब पूरे बंगाल प्रांत, उड़ीसा प्रांत और बिहार प्रांत पे रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स अंग्रेजों के होंगे, ब्रिटिशर्स के होंगे। अब पूरे के पूरे बंगाल प्रांत पर अधिकार कर चुके थे अंग्रेज। 1765 से ही बंगाल पर अधिकार हुआ ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में लगी थी, लेकिन सबसे पहले अधिकार जाकर किया गया बंगाल पर। जैसे ही बंगाल में रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स अंग्रेजों के पास आए, तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड डुअल गवर्नेंस इन बंगाल। 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगा और ये डिसाइड किया गया कि अब बंगाल के लोगों को डबल टैक्स पे करना होगा, जिसमें से वो एक टैक्स डायरेक्टली किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को, और एक टैक्स उन्हें बंगाल के ही लोकल रूलर को देना पड़ेगा जो अपॉइंट किया गया राय दुर्लभ को। और जितना टैक्स राय दुर्लभ को दिया जाएगा उसका भी 81% पार्ट राय दुर्लभ किसको देगा? अंग्रेजों को या ब्रिटिशर्स को। कहने का मतलब अब पूरी तरीके से बंगाल को लूटे जाने की साजिश बन चुकी थी। इसीलिए 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला और केवल 7 साल के पीरियड में वो बंगाल राज्य जो भारत का सबसे अमीर और सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था, उसे लूट लूट कर अंग्रेजों ने भारत का सबसे गरीब राज्य बना दिया। और इसी 1765 से 1772 तक के पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट या लूट ऑफ इंडिया। इसी 7 साल के पीरियड को कहा गया भारत की लूट या लूट ऑफ इंडिया। लेकिन पूरे के पूरे इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से अंग्रेज बंगाल में लूट कर रहे थे। इसीलिए इस बात की कड़ी आलोचना हुई पूरे के पूरे यूरोप में, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी ब्रिटेन के ऊपर एक राजनीतिक दबाव बनाया, एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया और कहा कि आप भारत में बंगाल में जो जिस तरीके से लूट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अवैधानिक है। आपके पास भारत में शासन करने का कोई नियम, कोई कानून होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही बात हुई नियम, कानून और सिस्टम की, बस यहीं से जन्म हुआ इंडियन पॉलिटी का या भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसीलिए अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर के ही तहत, एक सिस्टम के ही तहत भारत में अपना प्रशासन चलाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने डिसाइड किया सबसे पहले इस डुअल गवर्नेंस को ही क्या करवा दिया जाए? बंद करवा दिया जाए। इसीलिए बंगाल का अगला गवर्नर 1772 में बनाकर भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया वॉरेन हेस्टिंग्स। और आते ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहला काम किया, इन 1772 ही एबोलिश्ड द डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल। इसने बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया। जो द्वैध शासन बंगाल में 7 सालों से चल रहा था, उसे खत्म करने वाला ही कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन क्या लूट खत्म होगी? नहीं, लूट खत्म नहीं होगी।
लूट अभी भी जारी रहेगी, लेकिन अब जो लूट करेगा, अब जो टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसीलिए 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पद बनाया, एक पोस्ट बनाई, जो कहलाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के ही द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई गई। लेकिन क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके बंगाल में द्वैध शासन लगाया था और बंगाल में लूट करवाई थी, इसीलिए जब 1767 में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश पार्लियामेंट में वापस लौटा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही एडमंड बर्क नाम के व्यक्ति के द्वारा उस पर कुशासन के आरोप लगाए गए और उसे बहुत ज्यादा जलील किया गया। और जलील करने से रॉबर्ट क्लाइव इतना ज्यादा दुखी हुआ, इतना ज्यादा वो परेशान हुआ कि उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इसीलिए क्वेश्चन आता है, ओनली गवर्नर या एकमात्र गवर्नर जिसने सुसाइड कर लिया था, जिसने आत्महत्या कर ली थी, वो कौन था? ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव। एडमंड बर्क के ही इल्जाम लगाने की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया था 1767 में। और उसके बाद बंगाल का गवर्नर बन गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में इसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब भारत में हम एक प्रशासन सुनियोजित तरीके से करेंगे या एक सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। इसीलिए यही से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। जिस व्यक्ति ने रॉबर्ट क्लाइव पर आरोप लगाए थे, उसका नाम था एडमंड बर्क। उसका नाम एडमंड बर्क था। और कोई सवाल है तो पूछिए, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास।
हाँ, चलिए आज के सेशन को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब अगले सेशन में हम मिलेंगे ना तो मैं शुरू करूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत ढीली है यार। ठीक है, तो मेरा मन तो कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन मज़ा नहीं आ पा रहा पढ़ाने में ना। और मैं आपके क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव को आरोप देने वाला वो मैंने आपको बता दिया, एडमंड बर्ग। जो एडमंड बर्ग है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर हुआ करता था। इंग्लिश खान का टाइटल किसको मिला था? सर थॉमस रो को मिला था इंग्लिश खान का टाइटल। वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट सक्सेस अमंग ऑल अदर ईस्ट इंडिया कंपनी? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल करने का तरीका था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उनसे बेटर था। एक्चुअली क्या था, बाकी सारी की सारी जो कंपनीज थी वो सिर्फ भारत में व्यापार किया करती थी, लेकिन शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन पर विशेष जोर रहा करता था ब्रिटिशर्स का। और उसमें दूसरा रीजन इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि बाकी जो यूरोपियंस थे उन्होंने साउथ से भारत में एंटर किया था, लेकिन भारत में अंग्रेज आए थे सिंध के रास्ते से। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया क्लाइव नहीं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। पोर्चुगीज से पहले कहीं फैक्ट्री क्या था इंडिया में? बेसिकली अभी जो हम यूरोपियंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूरोपियंस की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में लगी थी। ठीक है, उससे पहले यूरोपियंस का भारत में आगमन नहीं हुआ था। मुगल के नोट्स में औरंगजेब तक ही है। ओके, आगे मैं भी चेक करता हूँ। और मैं भी चेक करता हूँ कि नोट्स आपके कौन कौन से अपलोडेड हैं। मैं सारे के सारे नोट्स दोबारा अपलोड करवा देता हूँ। चलिए जी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं विद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगली क्लास से उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा।